दोस्तों, आज हम खाद्य संग्रहण एवं पशुचारण से कृषि तक या पाषाण काल की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इस ऑडियो को सुनकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। मानव के विकास की कहानी अत्यंत रोचक है। इसके विकास का वह भाग जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है ऐतिहासिक काल कहा जाता है, परंतु इस भाग के पूर्व भी मानव इस धरती पर लाखों वर्ष रह चुका है। इस लंबे सुदूर अतीत की मानव की घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है। इसे प्राक ऐतिहासिक काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ये मानव विकास का प्रारंभिक काल है। इस काल की जानकारी हमें नहीं के बराबर थी, जब विद्वानों को खुदाई से पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, रहने के स्थान तथा प्राचीन मनुष्यों और जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुईं, तो इन चीज़ों से मिली जानकारियों के आधार पर उन्होंने जो विवरण तैयार किया उससे प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए 1856 ईस्वी में जेम्स विलियम बर्टन नाम के दो भाई कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने में लगे थे। उन्होंने पास के टीलों को ही अपनी लाइन के लिए ईंटें लेने के लिए प्रयत्न किए। इस खुदाई से दो प्राचीन नगरों का पता चला। ये नगर थे पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार पश्चिमी एशिया में सुमेर, बाबुल, बेबीलोन और सीरिया की सभ्यताओं की जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई। उत्खननों से पहले भी इस बात के बारे में अनुमान तक नहीं लगाया पाया था। इस प्रकार पुरातत्व विज्ञान ने हमें उस मानव के जीवन को समझने में सामर्थ्य बनाया जो हजारों वर्ष पहले इस धरती पर रहता था। प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत। प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, फिर भी इस काल के विषय में जानकारी के कुछ स्रोत हैं। पुरातत्वविदों तथा भूगर्भ विज्ञान के विद्वानों ने इनका अध्ययन करके इस काल के मानव के विकास को लिपिबद्ध किया है। इन स्रोतों का विवरण निम्न प्रकार है। हथियार व औजार। विभिन्न स्थलों के उत्खनन से विभिन्न प्रकार के हथियार व औजार प्राप्त हुए हैं। ये सभी छोटे, बड़े, सुडौल, भद्दे, पॉलिश युक्त तथा बिना पॉलिश के भी हैं। इनमें भाले, बर्छी, छेनी, चाकू, हथौड़े व हस्त कुल्हाड़ी प्रमुख है। पुरातत्वविदों ने इनका अध्ययन करके इस काल के मानव के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जीवाश्म। उत्खनन से पशुओं तथा मानव की भिन्न भिन्न प्रकार की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। मानव शास्त्रियों तथा चिकित्सा वैज्ञानिकों ने भी इन अस्थियों का अध्ययन किया और आदि मानव की शारीरिक रचना, आयु, रहन सहन तथा उनकी जाति व काल अवधि के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त की। चित्रकला के नमूने। विभिन्न स्थलों की गुफाओं एवं दीवारों पर अंकित चित्रकला के अनेक नमूने भी प्राप्त हुए हैं। इनमें फ्रांस के नगर लास्को में स्थित गुफाएं, स्पेन में स्थित आलमीरा एवं वलेनसिया की गुफाओं में अंकित सांड, हाथी, भेड़िया, हिरन व गैंडे तथा भारत में भीमबेटका नामक स्थान पर मिले चित्र आदि प्रमुख हैं। इन चित्रों के अध्ययन से आदि मानव के जीवाश्म के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त उत्खनन से अनेक प्रकार की मूर्तियां, मृदभांडों तथा मोहरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इनके अध्ययन द्वारा आदि मानव के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक वस्तुओं का काल निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा करते हैं। उत्खनन द्वारा प्राप्त विभिन्न वस्तुओं एवं सामग्रियों की काल अवधि निर्धारित करने के लिए पुराविद भिन्न भिन्न विधियां अपनाते हैं। खनन से प्राप्त अभिलेख, सिक्के आदि पर अंकित शासकों के नाम, चित्र आदि के माध्यम से उस काल की समकालीन अन्य वस्तुओं का स्थूल काल निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार धरती के गर्भ से भिन्न भिन्न परतों पर भिन्न भिन्न समय के अवशेष मिलते हैं, जिनसे उनका काल निर्धारण अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, क्योंकि निचली परतों के अवशेष ऊपरी परतों के अवशेषों से पहले के होते हैं। भौतिकी द्वारा प्राचीन जैव वस्तुओं की तिथि निर्धारित की जाती है। सभी सजीव वस्तुओं में
रेडियोधर्मी कार्बन होता है, जिसे भौतिकी की भाषा में कार्बन रेडियम 14 कहा जाता है। प्रत्येक सजीव वायुमंडल से एक निश्चित मात्रा में कार्बन 14 ग्रहण करते हैं और मृत हो जाने पर वे वायुमंडल से कार्बन 14 ग्रहण करना बंद कर देते हैं। रेडियोधर्मिता के कारण मृत वस्तुओं एक निश्चित मात्रा में रेडियम 14 खोती रहती है। किसी मृत वस्तु में निहित रेडियम 14 की मात्रा का पता लगाकर भौतिक वैज्ञानिक उस वस्तु की आयु का पता लगा सकते हैं। किसी वस्तु के तिथि निर्धारण की इस प्रक्रिया को कार्बन 14 तिथि निर्धारण प्रक्रिया कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जीवन का प्रारंभ। आइए आगे हम पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जीवन का प्रारंभ। पृथ्वी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये एक गूढ़ प्राकृतिक रहस्य आज भी बना हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में मूल रूप से दो मत प्रचलित हैं, धार्मिक मत, वैज्ञानिक मत। धार्मिक मत अनुसार पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने किया है तथा उन्हीं की इच्छा से सृष्टि का सृजन हुआ है। वैज्ञानिक मत अनुसार पृथ्वी का जन्म 400 करोड़ वर्षों पूर्व सूर्यपिंड दहकते गोले के एक नक्षत्र से टकराने और विखंडन के परिणाम स्वरूप हुआ। विखंडन के परिणाम स्वरूप कई गोले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। पृथ्वी इन्हीं गोलों में से एक थी। दीर्घ अवधि तक पृथ्वी आग के गोलों के समान दहकती रही। कालांतर में भारी वर्षा के कारण ये ठंडी होती गई और उस पर ठोस धरातल का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर प्राप्त चट्टानों के आधार पर पृथ्वी की आयु को 5 भूवैज्ञानिक कालों में बांटा जाता है। हिमयुग। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 10 लाख वर्षों में पृथ्वी पर 4 हिमयुग हुए। पहला हिमयुग आज से लगभग 6 लाख वर्ष पहले हुआ। इस युग में उत्तरी ध्रुव जमकर बर्फ हो गया। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में बड़े बड़े बर्फीले तल बन गए। बर्फ की मोटी मोटी परतों ने यूरोप, एशिया तथा अमेरिका के बहुत बड़े भागों को ढक लिया। इसी प्रकार के 3 अन्य हिमयुग भी हुए, जिनके फलस्वरूप अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ और अमेरिका महाद्वीप यूरोप से अलग हो गया। अंतिम हिमयुग आज से लगभग 50,000 वर्ष पहले आया था। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक काल। नंबर 1, पूर्व कैम्ब्रियन युग। अत्यधिक गर्म होने पूर्व कैम्ब्रियन युग अत्यधिक गर्म होने के कारण धरती पर 120 करोड़ वर्ष पूर्व तक जीव जंतु या पौधे उत्पन्न नहीं होते। कालांतर में परिवर्तन के फलस्वरूप पृथ्वी पर सबसे पहले जल में एक कोशीय हड्डी रहित त्वचा विहीन जीवों का जन्म हुआ। इन जीवों का शरीर मांस की चिपचिपी झिल्ली के समान था। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवधारी प्राणियों का उद्भव हुआ। नंबर 2, उत्तर कैम्ब्रियन काल। जीवों के क्रमिक विकास के कारण इस युग में कीट पतंग, बिच्छू और मेढक पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। नंबर 3, कैम्ब्रियन युग। जीवों का उत्तरोत्तर विकास होता गया। 60 करोड़ वर्ष से 21 करोड़ वर्ष के पूर्व तक जल में मेढक एवं मछलियां, पेट के बल चलने वाले कीड़े तथा विभिन्न प्रकार के जलीय जंतुओं का उद्भव हुआ। नंबर 4, ट्राइएसिक जुरेसिक क्रिएटस युग। 21 करोड़ वर्ष से 7 करोड़ वर्ष के पूर्व तक धरती पर अंडज जीवों का विकास हो गया। इस युग के जीव जंतुओं में सांप, कछुआ, मगरमच्छ आदि उत्पन्न हुए। इसी प्रकार धीरे धीरे बड़े प्राणियों का विकास होता गया। इस युग का विशालकाय डायनासोर आधुनिक हाथी से भी बड़ा हो गया। डायनासोर 2 प्रकार के थे, एक वह जो मांसाहारी थे व दूसरे शाकाहारी। अल्प विकसित मस्तिष्क व बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए और इनका स्थान छोटे प्राणियों ने पुनः ले लिया। नंबर 5, सीनोजोइक। 7 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक पृथ्वी पर विभिन्न जीव जंतुओं का विकास हुआ। इस काल में स्तनपायी
जीवों का विकास हुआ। गगनमंडल में पक्षी उड़ने लगे। धरती पर वनस्पतियों के साथ बंदर, लंगूर, वन मानुष, नर वानर आदि अस्तित्व में आए। वहीं से प्राइमेट्स, नर वानर का जन्म हुआ। इस प्रकार आज का मानव इन्हीं का वंशज प्रतीत होता है। वास्तव में पेड़ों पर रहने वाले वानरों से ही आदि मानव विकसित हुआ। वह धरती पर अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर चलना सीखने लगा। धीरे धीरे उसका दिमाग आकार से बढ़ा और उसका गुणात्मक विकास हुआ। इस प्रकार होमो सेपियंस या ज्ञानी मानव इस धरती पर प्रकट हो सका। है। इस विकास में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा है। इस समय हम अंतिम भूवैज्ञानिक युग सीनोजोइक में रह रहे हैं। ये संपूर्ण भूवैज्ञानिक काल के 50वें भाग से भी छोटा है। तब भी इसकी गणना 7 करोड़ 50 लाख करोड़ वर्षों से अधिक की है। भूवैज्ञानिक काल की तुलना में मानवीय सभ्यता का संपूर्ण काल अत्यंत छोटा है। यदि हम पृथ्वी के इतिहास के 4 अरब 50 करोड़ के वर्षों की दूरी को 100 किलोमीटर की एक सड़क मानकर यात्रा करें तो हमें आधी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का जीवन या वनस्पतियाँ नहीं प्राप्त होंगी। 88 किलोमीटर चल लेने के पश्चात ही हमें सादे रीढ़ विहीन जंतु जैसे कीड़े और जेलीफिश समुद्र में दिखलाई पड़ेंगे। 93 किलोमीटर पर कुछ जीव समुद्र छोड़कर पृथ्वी पर रहते दिखाई पड़ेंगे, परंतु स्तनपायी जीव 98 किलोमीटर से पहले नहीं दिखाई पड़ेंगे। मानव के शारीरिक विकास का कुल समय हमारी यात्रा के अंतिम 20 मीटरों से अधिक नहीं होगा। लिखित इतिहास और सभ्यता का समय शायद ही अंतिम लंबे डग के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। जीवों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया का उत्तम परिणाम मनुष्य है, जो स्तनपायी और रीढ़धारी दोनों हैं। डार्विन, जो विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, उन्होंने बताया कि जीवों का विकास आकस्मिक न होकर क्रमिक विकास का प्रतिफल है। डार्विन के अनुसार एक एक करके अनेक जीव कोषों के संयोग से भिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती रही। ये परिवर्तन इतनी धीमी गति से हुआ कि उसे जानना और समझना अत्यंत जटिल है। मानव का विकास। पेड़ों पर रहने वाले बानर जो गोरिल्ला, चिंपैंजी और मानव तीनों के पूर्वज थे, हम नहीं जानते कब और कैसे पेड़ों से नीचे आए और उन्होंने धीरे धीरे खड़ा होना फिर पिछले पैरों पर चलना सीख लिया। यह मानव के विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। खड़े होकर ये जानवर सभी दिशाओं में दूर दूर तक देख सकते थे। इस प्रकार वे नई जीवन पद्धति विकसित करने के मार्ग पर चल पड़े। जमीन पर रहने से कुछ शारीरिक परिवर्तन भी हुए। बानरों के प्रतिपादन, पेड़ पर चलने से उनकी कलाई की हड्डियों का विकास हुआ और हाथों से वस्तुओं को पकड़ने की आदत पड़ी। कालक्रम से हाथों में उंगलियों तथा नमनीय अंगूठों का विकास हुआ। इस नए विकास ने मानव को शिल्पी बना दिया, जिससे वह औजार बनाना सीख गया। उसने औजारों के रूप में पहले पत्थर के टुकड़ों तथा आसपास के अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया, फिर भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग औजार बनाए। इस प्रकार उसने प्राकृतिक वस्तुओं को उपकरण के रूप में परिवर्तित किया। विकास के क्रम का ये उसका पहला कदम था। औजारों के निर्माण में बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। बिना बुद्धि के उपकरण का निर्माण संभव नहीं है। फिर अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है, अतः उसमें धीरे धीरे बोलने की शक्ति का विकास हुआ। अभिव्यक्ति के लिए बोलना आवश्यक था। संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम खड़ा होना सीखा, उसके बाद उसने औजार बनाना और अपने साथियों के साथ रहना सीखा। इसके बाद वह क्रमिक विकास में अभिव्यक्ति के लिए बोलना सीख गया। प्राग ऐतिहासिक
मानव की जातियाँ